हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग सेंटर पर। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कूलाम का नियम, जिसमें कूलाम बल का फार्मूला हमने निकाला था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। ठीक है, आज इसी के बेस पे हम लोग इसको प्रूफ करने वाले हैं कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता तथा परावैद्युतांक क्या होता है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट था इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। अगर हम आवेशों को किसी माध्यम में स्थित कर देते हैं तो इसमें से नॉट हटा के केवल एप्सिलॉन लिख देते हैं तो वो माध्यम की विद्युतशीलता हो जाती है। लेकिन इन दोनों से अलग यहाँ पे नई टॉपिक आई है आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है इसके बारे में हम सीखेंगे इसी नियम से, कूलाम के नियम से। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2, माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 निर्वात में एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। हम लोग मान ले रहे हैं कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 निर्वात में एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। तब कूलाम के नियमानुसार हम क्या कर सकते हैं। कूलाम ने बताया था कि F बराबर होता है Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। ये निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, अगर ये दोनों आवेश को हम निर्वात में स्थित कराते हैं तो ये बल का फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ भी हमने निर्वात में ही स्थित कराया है दोनों बिंदु आवेशों को, तो यहाँ भी फार्मूला वही होने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब मानेंगे कि दोनों बिंदु आवेश निर्वात में स्थित न होकर यदि हम किसी अन्य माध्यम में स्थित करा दें तो कूलाम बल का फार्मूला क्या होगा, या बल ये जो लगने वाला बल है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लिखना। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ जहाँ एप्सिलॉन क्या है तो लिख देते हैं जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की विद्युतशीलता है। अब मान लें यदि दोनों बिंदु आवेश Q1 Q2, ये कॉमा है, Q1 Q2 निर्वात में न होकर बल्कि किसी माध्यम में स्थित हो, किसी अन्य माध्यम लिख दें ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसी अन्य माध्यम में स्थित हों। किसी अन्य माध्यम में स्थित हों तब F बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर निर्वात में स्थित करा रहे थे तो केवल F लिख रहे थे, माध्यम में स्थित करा रहे हैं तो F माध्यम लिख देते हैं, मतलब मीडियम इंग्लिश में बोलते हैं, तो F हम लिख देंगे तो किसी माध्यम के लिए बल हो जाएगा। निर्वात के लिए केवल F लिखते हैं, किसी माध्यम के लिए F लिखते हैं। F मतलब मीडियम, किसी माध्यम के लिए जो बल लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ नॉट लगा रहे थे क्योंकि निर्वात था, यहाँ कोई भी माध्यम हो सकता है। ठीक है, किसी भी माध्यम में रखेंगे तो नॉट हटा देते हैं, केवल एप्सिलॉन लिखते हैं। आवेश वही है Q1
Q2 दूरी भी सेम ही रहेगी R स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है, समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, हमने दोनों समीकरण निकाल लिया है। अब हमको सिंपल क्या करना है, समीकरण 2 और 1 को भाग करना है, मतलब 2 में 1 से भाग देना है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 भागे समीकरण 2। नहीं, 2 में 1 से भाग देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाद में हमको चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो 2 भागे 1 लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो समीकरण 2 में देखेंगे लेफ्ट साइड में क्या है तो एफएम है, तो इसको लिख लेते हैं बटे समीकरण 1 में एफ है तो एफ लिख लेंगे। फिर समीकरण 2 में देखते हैं राइट साइड में क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटे R। 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। फिर बटे लगाते हैं और देखते हैं इसमें क्या है, बस वही सब कुछ है, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एप्सिलॉन है केवल, ठीक है। दूसरे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सब कट रहे हैं, केवल 2 बचेंगे। ये पूरा इस पूरे से कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो एफएम बटे एफ इज इक्वल टू बचेगा 1/एप्सिलॉन और बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का 1 में गुणा होगा तो एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन का 1 में होगा तो एप्सिलॉन, जो सबसे नीचे होता है उसका गुणा सबसे ऊपर होता है, बीच वाले का बीच में हो जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट का गुणा 1 में किया तो एप्सिलॉन नॉट आएगा, और एप्सिलॉन का गुणा 1 में करेंगे तो केवल एप्सिलॉन आएगा। ये नॉट लिखने की आदत की वजह से मैं बार बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा एफएम बटे एफ क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन, ठीक है। और ये जो आया है एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन, इसी को बोलते हैं परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता। इसी को बोलते हैं परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है, या परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, इसको एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया था, एक बार मैं वापस समझाता हूँ। जैसे हमने लिया था 2 बिंदु आवेश जिसको निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित करा रहे थे, तो कूलाम के नियमानुसार जो उस पर बल लग रहा था वो बल का मान हो जा रहा था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। फिर हमने क्या किया कि दोनों बिंदु आवेश Q1 Q2 को निर्वात से उठाकर किसी माध्यम में रख दिया। अब वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, जल हो सकता है और कांच हो सकता है, कहीं भी रख सकते हैं। तो दोनों आवेशों को जब माध्यम बदल के रखा गया एक दूसरे से r दूरी पर, तो उस पर जो बल लग रहा था वो तो अलग लगेगा। निर्वात के लिए अलग बल लगेगा, माध्यमों के लिए अलग अलग, माध्यमों के लिए अलग अलग बल लगता है। हम मान रहे हैं किसी माध्यम में रख रहे हैं, तो F मीडियम मतलब माध्यम, तो Fm बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन। निर्वात में रखते हैं तो नॉट लगाते हैं, किसी माध्यम में रखते हैं तो नॉट हटा के लिखते हैं, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। आवेश दोनों वही थे तो इधर तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर ही रहेगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। फिर हमने क्या किया है, समीकरण 2 में 1 से भाग दे दिया है। तो जब 2 में 1 से भाग देंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है, तो Fm ऊपर रहेगा और F नीचे, ठीक है। 2 से 1 में भाग दे रहे हैं, नहीं 2 में 1 से भाग दे रहे हैं, तो ये ऊपर रहेगा और ये नीचे। ये लेफ्ट साइड वाला इधर और ये भी लेफ्ट साइड वाला F, तो Fm बटे F हो गया। इधर राइट वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, उसको मैंने लिख लिया। इसमें राइट साइड में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसको इससे काट दिया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, बचा 1/एप्सिलॉन और 1/एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख लिया। अब जो सबसे नीचे होता है वो सबसे, उसका गुणा सबसे ऊपर होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का गुणा 1 में करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट
और एप्सिलॉन का गुणा 1 में करेंगे तो एप्सिलॉन। अब यही जो मान आता है इसी को बोलते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक। तो मैंने वही बस जस्ट उसको नीचे उतार के इसी के बराबर लिख दिया, आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक। अतः हम कह सकते हैं, अतः जो आपेक्षिक वैद्युतशीलता परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का मान आया है वो आया है एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हो गया फार्मूला। यदि आप चाहें तो यहाँ पे एफएम का भी मान निकाल सकते हैं इसके रिलेशन में, अगर आपकी इच्छा हो तब। ठीक है, अगर मन करे तो यहाँ से एफएम का भी मान निकालना हो तो इसका यूज करके निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे एप्सिलॉन और रख दीजिए। जैसे दे दे क्वेश्चन में कि यदि दो बिंदु आवेश किसी माध्यम में स्थित है और माध्यम की जो विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन का मान कुछ दे दे, इसका तो मान कांस्टेंट होता है, आपको पता ही होगा, मैंने पिछली वीडियो में प्रूफ करवा रखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिए, कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। और उस पर लगने वाला बल दे दिया और बोल दिया कि इस माध्यम में बल को ज्ञात कीजिए, जिस माध्यम में दोनों बिंदु आवेश को रखा गया है, तो हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। तो एक प्रकार से समझ लीजिए कि ये भी फार्मूला ही है। ठीक है, और अगर ये मान यहाँ पे रख देंगे तो एक और फार्मूला बन जाएगा, उसको भी रख के लिख देते हैं। जैसे एफएम बटे एफ है बराबर एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन की जगह हम रख सकते हैं एप्सिलॉन आर, तो ये एक नया फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, कि अपेक्षिक विद्युतशीलता और बल का मान दिया हो और माध्यम में बल का मान पूछा हो तो इसका यूज करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसको आप नोट कर सकते हैं। तो नोट हो चुका होगा या स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब चलते हैं अगली टॉपिक पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज के लिए, और आगे भी जब आप बीएससी में पढ़ेंगे, बीएससी करेंगे या फिर कोई भी ग्रेजुएशन करते हैं साइंस से, तो उसमें ये टॉपिक ज़्यादातर यूज हो जाता है। जैसे कूलाम का नियम पढ़ा, अब कूलाम के नियम का सदिश निरूपण क्या है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। मैं इसको जल्दी से मिटा देता हूँ। तो चलिए अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ये जो टॉपिक है इसको पढ़ने के लिए आपको सदिश के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पे ये मान के चलूँगा कि आप लोगों ने क्लास 11th में बहुत मन से सदिश वाला चैप्टर पढ़ा होगा। बहुत ज़्यादा उसका यूज नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही यूज है। तो उसी की सहायता से हम लोग इसका सदिश निरूपण करेंगे। ठीक है, और एक बात बता देता हूँ, जैसे सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए उस पर तीर का निशान, जैसे अगर एफ लिख रहे हैं, ये एक सदिश राशि है तो इसके ऊपर ऐसे तीर का निशान बनाएंगे, इसको सदिश बोलते हैं, सदिश का प्रतीक बोलते हैं, समझ सकते हैं। तो इंग्लिश में सदिश को वेक्टर बोलते हैं, तो वेक्टर एफ बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब है सदिश बल वेक्टर एफ, ऐसे बोल सकते हैं। अगर किसी भी प्रतीक के ऊपर ऐसे चिन्ह बना हो तो समझ जाइए कि वो सदिश को व्यक्त कर रहा है, सदिश बता रहा है कि ये एक सदिश राशि है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। मतलब अभी जो हमने कूलाम का नियम पढ़ा था वो पढ़ा था केवल उसका परिमाण निकालने के लिए। अगर सदिश रूप में पूछ दिया तो कैसे करेंगे वो आज देखेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा चौक गिर गया, उसको उठा लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। कूलाम का नियम पढ़े हैं तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। तो हम क्या करते हैं, इसका सदिश निरूपण करने के लिए हम जो दोनों बिंदु आवेश होते हैं, यहाँ भी दो बिंदु आवेश ही रहेंगे, कूलाम के नियम में दो बिंदु आवेश थे, यहाँ भी रहेंगे। ठीक है, तो दोनों बिंदु आवेशों को स्थित कराते हैं निर्वात में, और निर्वात में स्थित करा के उनकी जो स्थिति है वो देखेंगे चतुर्थांश में स्थित मूल बिंदु के सापेक्ष। ये मूल बिंदु होता है, इसी के सापेक्ष देखेंगे। मान लेते हैं पहला आवेश Q1 पॉइंट A पर स्थित है, ठीक है, और दूसरा आवेश Q2, यहाँ पे कौन सा आवेश रहेगा, Q2, ये पॉइंट B पर स्थित है।
दोनों का स्थिति सदिश, मूल बिंदु O से दोनों का स्थिति सदिश वेक्टर r1 और वेक्टर r2 है। मूल बिंदु से दोनों का स्थिति सदिश वेक्टर r1 और वेक्टर r2 है। ठीक है, हमने क्या किया है कि दो बिंदु आवेश लिया है और उसको निर्वात में स्थित कराया। हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये जिस माध्यम में स्थित है वो निर्वात है। ठीक है, अब इनका स्थिति सदिश हम लोग देख रहे हैं मूल बिंदु O से चतुर्थांश में ये मूल बिंदु होता है, इससे देख रहे हैं तो A का Q1 आवेश का जो स्थिति सदिश है वो वेक्टर r1 है और इसका वेक्टर r2। ये क्या होता है, ये दोनों, इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस पे चेक करेंगे कि इस पे बल कैसे लग रहा है। और एक बात मैं यहाँ लिखना भूल गया, ये दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे इसको भी हमको निकालना होगा। ठीक है, तो इस पे बल भी देखेंगे कैसे कैसे लगेगा और निकालेंगे भी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये दोनों प्लस आवेश है, मैं प्लस ही लेके चल रहा हूँ, माइनस नहीं लिया हूँ। तो इस पे जो बल लगेगा वो इस साइड में लगेगा। आप जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो यहाँ भी प्रतिकर्षण होगा। मैं एक को थोड़ा इधर लिख देता हूँ। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे किधर की बल लगेगा, तो ये सेम आवेश हैं दोनों, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। Q1 इसको इधर भेजेगा, Q1 Q2 पे इस दिशा में बल लगाएगा और Q2 Q1 पे उस दिशा में बल लगाएगा। तो अगर यहाँ पे जो बल है उसको हमको दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे। यहाँ पे जो बल लग रहा है, पहला आवेश दूसरे पे बल लगा रहा है, पहला आवेश मतलब Q1 Q2 पे बल लगा रहा है, तो जिस पे बल लगता है उसको पहले लिखते हैं, जिसके द्वारा लगता है उसको बाद में। तो 2 पर बल लग रहा है 1 के द्वारा, तो 2 पहले लिखेंगे और 1 को बाद में। और सेम इसी तरह यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 पे बल लगा रहा है 2, तो F1 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का मान हमको ढूंढना है कि F1 2 क्या होगा, और सदिश में ढूंढना है तो इसके ऊपर लगेगा वेक्टर। तो मतलब हमको वेक्टर F21 और वेक्टर F12 का मान निकालना है, और वही होगा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम में हो क्या रहा था, हम बल का ही तो मान निकाल रहे थे, तो यहाँ भी बल निकालेंगे लेकिन सदिश रूप में निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या हो जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, थोड़ा कोई आ गया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब इसको निकालना है, लेकिन उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो जो काम यहाँ पे किए हैं। तो सबसे पहले क्या किया गया है कि दो बिंदु आवेशों को लिया गया है और उनको निर्वात में स्थित कराया गया, और उनका स्थिति सदिश है मूल बिंदु से r1 और r2 वेक्टर। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आगे की बात डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे माना दो बिंदु आवेश, माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 निर्वात में, Q1 और Q2 निर्वात में, माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 निर्वात में स्थित हैं, निर्वात में स्थित हैं, जिसका या जिनका मूल बिंदु से स्थिति सदिश कितना है, वेक्टर r1 और वेक्टर r2, वेक्टर r1 और वेक्टर r2 है। ठीक है, जिसका मूल बिंदु से स्थिति सदिश वेक्टर r1 और वेक्टर r2 है। इतना तो हमने लिख दिया। अब चेक करते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार इस पे क्या बल लगेगा। उससे पहले हमको निकालना होगा यहाँ पे जो दूरी होगी दोनों आवेशों के बीच की, वो, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो F बराबर फार्मूला होता है कूलाम के नियम से, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। तो आवेश तो हमको पता है Q1 Q2 है, ये तो हमेशा ही होगा, निर्वात में स्थित है तो नॉट लगा के लिखेंगे। लेकिन r जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है
वो अभी हमने नहीं निकाला। दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये वाली होगी, इसको थोड़ी लेना है। ये तो बस स्थिति सदिश है इन दोनों आवेशों का मूल बिंदु से। तो अगर ये दूरी निकालना हो तो आपको पता होना चाहिए कि सदिशों का योग कैसे होता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला R1 और ये वाला जोड़ा जाएगा तब जाके ये वाला हमको मिलेगा, तो उसकी सहायता से हम इसको निकाल सकते हैं। तो सदिश योग का नियम लगाएंगे और लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप लोग देखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से लिखेंगे। मैं लिखूँगा R1 वेक्टर R1 प्लस ये वाला जो होगा वेक्टर AB, ये क्या होगा वेक्टर AB। यहाँ पे मैंने कुछ नाम नहीं दिया तो मैंने AB ही ले लिया। वेक्टर AB इज इक्वल टू इसका और इसका परिणामी वेक्टर ये होगा वेक्टर R2। ठीक है, तो हमको AB का मान चाहिए तो हम लोग वेक्टर AB निकाल लेते हैं। AB बराबर हो जाएगा R1 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये आ गया Q1 से Q2 के बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि दिशा के आधार पे हम दूरियों को लेते हैं। अगर Q1 और Q2 के बीच की दूरी R2 माइनस R1 है तो ये ज़रूरी नहीं है कि B मतलब 2 से 1 की दूरी भी वही हो। ठीक है, यहाँ पे चिन्ह का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, अगर हम ध्यान न दें तो गलत भी हो सकता है। तो अगर हमको AB के बीच की दूरी निकालना था, मतलब वेक्टर AB का मान निकालना था, तो वो आया हमारा R2 माइनस R1। इसका नाम रख देते हैं समीकरण नंबर 1। अब निकालते हैं BA के बीच की दूरी, मतलब Q2 से Q1 के बीच की दूरी, मतलब Q2 Q1 से कितना दूर है। अभी निकाला Q1 और Q2 के बीच की, अब 2 से 1 की दूरी निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे वेक्टर R2 प्लस वेक्टर BA। B से A निकाल रहे हैं तो BA लिखेंगे, यहाँ A से B जा रहे थे तो AB लिख रहे थे। बराबर क्या हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो इसका परिणाम ये आएगा वेक्टर R1। ठीक है, तो अगर वेक्टर BA निकाला जाए तो R1 इधर पहले से ही स्थित है, R2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब हम लोग लगाएंगे कूलाम का नियम। इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ। अब हम लोग लगाएंगे कूलाम का नियम। हमने मान लिया दोनों आवेश निर्वात में स्थित थे जिनका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर R1 और R2 था। तो हमको ये नहीं लेना था, कूलाम के नियम में जो R होता है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी को प्रदर्शित करता है, तो हमने उन दूरियों को निकाल लिया है। अब डायरेक्ट कूलाम का नियम लगाते हैं और सदिश रूप में उसको निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार F बराबर क्या होता है। पहले मैं F बराबर ही डायरेक्ट लिखता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। लेकिन अगर इसी को सदिश रूप में लिखा जाए तो यहाँ वेक्टर F लिख देते हैं। ठीक है, और 1 से 2 निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, F2 1, F2 1। 1 से 2 निकाल रहे हैं ना, मतलब 1 2 पे कितना बल लगा रहा है। ठीक है, तो F2 1 लिखेंगे। और यहाँ पे जो इसका स्थिति सदिश होगा AB, A से B की ओर आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, RAB। ठीक है, क्या लिखेंगे, RAB, या सिंपल हमको पता है नहीं R स्क्वायर का मान, तो हम लिख देते हैं वेक्टर AB का स्क्वायर, वेक्टर AB स्क्वायर। R स्क्वायर होता है वो उनके बीच की दूरी को दिखाता है, हमने कुछ माना ही नहीं तो AB ही लिखेंगे, तो हमने लिख दिया AB का स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में इसको लिख रहे हैं तो हमको लिखना पड़ेगा AB का कैप। मतलब अगर हम इसको मान लें A से B पे 1 2 पे बल लगा रहा है तो इसकी स्थिति सदिश को अगर मान लें यहीं पे AB को वेक्टर R 1 2 मान लें, या 2 1 ही मान लेते हैं, 2 के कारण 1 पे बल लग रहा है। अगर R 2 1 मान ले, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, इसी को क्या मान ले, वेक्टर R 2 1, तो जहाँ AB वेक्टर रहेगा वहाँ पे ये लिख सकते हैं। उसी तरह इसको भी हम चाहें तो मान सकते हैं
वेक्टर R12 इक्वल टू, ठीक है। तो ये मैंने माना नहीं था, अगर आप चाहें तो मान के डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ए बी स्क्वायर आपको बार बार दिक्कत करेगा, ठीक है। और जब यहाँ नीचे ए बी स्क्वायर होता है तो यहाँ पे एक एकांक सदिश ए बी से गुणा कर देते हैं कैप लगा के, ठीक है। तो इतना हमको करना पड़ेगा। अब मान रख देते हैं फिर से ए बी का, ए बी बराबर हम R21 रख सकते हैं या फिर ये भी रख सकते हैं, तो रख देते हैं। तो वेक्टर F21 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर है R2 माइनस R1, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 और इसका स्क्वायर है तो इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसके जगह ये भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको लिख दूँ ज़्यादा बड़ा ना दिखे। तो क्या है R21, ठीक है। इसको R21 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ए बी की जगह R21 कैप लिख दिया मैं, ठीक है। तो ये एक फार्मूला आ गया, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण एक ठो आ गया है। कूलाम बल जो होता है उसका सदिश रूप एक ठो हमने निकाल दिया है। कब निकाला, जब पहला दूसरे पे बल लगा रहा है, F21 का मान निकाला, ठीक है। हमने निकाला कि जब ए बी पे बल लगा रहा है, मतलब Q1 आवेश के कारण Q2 पे बल लग रहा है, तो उसका सदिश फार्मूला ये होगा। अब निकाल लेते हैं जब 2-1 पे बल लगाता है, मतलब F12, तो F12 बराबर क्या आ जाएगा, इसी प्रकार लिख देते हैं डायरेक्ट, इसी प्रकार फिर से उतना कौन करेगा, वेक्टर F12 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सेम ही रहेगा, Q1 Q2 भी सेम ही रहेगा। आप चाहे तो Q2 Q1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के कारण 1 पे लग रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता गुणा में, तो Q1 Q2 लिखता हूँ मैं, बटे यहाँ पे R2 माइनस R1 है क्योंकि ए बी आ रहा था, यहाँ पे बी ए है, बी से ए जा रहे हैं, तो R1 माइनस R2 आ जाएगा, R1 माइनस R2 वेक्टर लगा के लिखेंगे और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। R21 कैप है, ये किसके बराबर है, R12, ये R21 के था, ये R12 के है, तो लिख देंगे R12 कैप, और ये आ गया दूसरा फार्मूला। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही बहुत होता है इसमें, ठीक है। ज़्यादातर इस पे सवाल वाले जल्दी नहीं पूछता है, केवल यही अगर पूछता है तो बोल देता है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कीजिए, तो हमको इतना एक करके बस छोड़ देना रहता है, ठीक है।